भाग 14। अगली सुबह रिद्धिमा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव एंड गुड मॉर्निंग देवर जी। कुणाल ने भी वापस में उसे विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। कबीर ने जब नजर उठाकर सीढ़ियों की तरफ रिद्धिमा को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसका मुंह जो खुला था वह खुला ही रह गया। जब कुणाल ने उसे रिद्धिमा को इस तरह देखता पाया तो उसके कंधे से कंधा टकराकर धीरे से उसके कान में बोला, भाई मैं मानता हूँ कि भाभी बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी खूबसूरती के पीछे ऐसा भी क्या पागल होना कि आपको आपके आसपास का कुछ ख्याल ही ना रहे। प्लीज फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद कर लीजिए, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। ये कहकर कुणाल मुंह दबाकर हंसने लगा तो कबीर ने उसे बहुत ही कड़क एक्सप्रेशन से घूरा। यह देखकर उसकी हंसी झट से गायब हो गई। अब इसमें कबीर की भी क्या गलती थी? रिद्धिमा लग ही इतनी प्यारी रही थी। उसने रॉयल ब्लू कलर की शिफॉन की प्लेन साड़ी पहनी हुई थी और साथ में बैकलेस ब्लाउज, जिसने वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। रिद्धिमा डाइनिंग टेबल के पास आकर बोली, सॉरी, मुझे आज उठने में बहुत देर हो गई। मैं जल्दी से जाकर आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। कुणाल बोला, अरे भाभी रुकिए, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार अपनी खूबसूरत सी नजरें डाइनिंग टेबल पर डालिए, नाश्ता ऑलरेडी बन चुका है। रिद्धिमा हैरानी से डाइनिंग टेबल पर नजर डालती है तो वहाँ पर वाकई में नाश्ता लगा हुआ होता है। अपने मन में सोचती है कि आज मीना ने नाश्ता बनाया है। वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है और अपना जूस पीने लगती है। जूस पीते हुए रिद्धिमा कुणाल से पूछती है, आज तो संडे है, तो कुणाल तुम इतने तैयार होकर कहीं जा रहे हो? कुणाल अपना नाश्ता करते हुए बोला, हाँ भाभी, आज संडे है ना, तो आज ऑफिस से भी छुट्टी है और ऑफिस का कोई और काम भी नहीं है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। आप लोग डिनर पर मेरा वेट मत कीजिएगा क्योंकि मैं लेट ही आऊंगा। फिर रिद्धिमा को घूर कर देखते हुए बोला, मेरा तो आपने पूछ लिया, लेकिन आपका कहाँ जाने का प्लान है जो आज आप सुबह सुबह इतनी सजीजी हो? कहकर वो अपनी भौहों को मटका देता है। रिद्धिमा अपनी प्लेट में पराठा रखते हुए बोली, कहीं जाने का प्लान नहीं है मेरा, वह तो आज संडे था और कॉलेज भी नहीं जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज साड़ी ही पहन लूं, बस इसलिए। कुणाल रिद्धिमा को घूरते हुए बोला, सीरियसली बस यही बात है? कबीर अपना नाश्ता करते हुए बोला, क्या बात है कुणाल, अपनी भाभी में आज तुम बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो? अपने काम से काम रखो। रिद्धिमा कबीर की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर धीरे से बोलती है, खड़ूस कहीं का। फिर वो पराठे की एक बाइट खाते हुए बोली, वाओ कितना टेस्टी पराठा है, मन कर रहा है जिसने बनाया है उसके हाथ चूम लूं। इतना टेस्टी आलू का पराठा तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं खाया। कुणाल रिद्धिमा की ये बात सुनकर कबीर को देखते हुए हंसने लगा, जबकि कबीर का ध्यान तो अपने नाश्ते पर ही था। रिद्धिमा मीना को आवाज देने लगती है। इस पर भी कबीर कुछ नहीं बोलता तो कुणाल बोलता है, भाभी आपको मीना को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीना आज आई ही नहीं है। उसकी तबीयत खराब थी तो इसलिए वो आज नहीं आई है। रिद्धिमा हैरान होकर बोली, अगर मीना नहीं आई है तो ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया है? कुणाल कबीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई ने बनाया है। यह सुनते ही रिद्धिमा को ठसका लग जाता है तो कबीर जो उसके बराबर में ही बैठा था उसे झट से पानी का गिलास देता है और उसकी कमर सहलाने लगता है। उसके हाथ अपनी खाली कमर पर महसूस होते ही वो उससे थोड़ा सा दूर हो जाती है और कबीर भी ये महसूस करते ही अपने हाथ उसकी कमर से हटा लेता है। कुणाल हंसते हुए बोला, अरे भाभी आज तो आपने भाई का एक राज जाना है।
तो आपकी ऐसी हालत है, अगर आप इनके बारे में सब जान गई तो आपका क्या होगा? वैसे भी मेरे भाई मल्टी टैलेंटेड है, उन्हें सब कुछ आता है। रिद्धिमा कबीर को देखते हुए बोली, सीरियसली कबीर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे शेफ हो। तुम्हें देखकर तो मैं काफी हैरान हूँ कि इतना बड़ा बिजनेसमैन कुकिंग भी जानता है। तभी कुणाल बोला, हे भाभी, आप कुछ भूल रही है क्या? कुणाल कबीर का हाथ पकड़कर रिद्धिमा के आगे कर देता है और उसे कबीर का हाथ दिखाकर कहता है, अभी आप कुछ कह रही थी, अब उस काम को कर भी दीजिए। यह सुनकर कबीर झट से उसके हाथ से अपना हाथ खींच लेता है और भी दिमाग भी चुपचाप अपनी प्लेट में नजरें घुसा लेती है। कबीर उन दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकते? जब से टेबल पर बैठे हो तब से ही बातें कर रहे हो। कुणाल और रिद्धिमा दोनों का मुंह बन गया तो कबीर ने उन दोनों को एक बार फिर से पूरा, तो वो दोनों चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद कुणाल अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगा और रिद्धिमा और कबीर से मुस्कुराकर बोला, भाई भाभी, बाय बाय एंड एंजॉय योर डे अलोन एट होम। कबीर एक पिता की तरह आदेश देता हुआ बोला, बाय कुणाल, लेकिन अपना ध्यान रखना और हाँ, ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है और टाइम से घर आ जाना। कुणाल भी एक अच्छे बच्चे की तरह सिर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। वहाँ से उठकर कबीर भी अपना लैपटॉप लेकर लिविंग रूम में ही बैठ गया और काम करने लगा। रिद्धिमा भी उठकर अपने रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद जब वह अपने रूम से आई तो उसने कबीर को नीचे लिविंग रूम में लैपटॉप में लगे हुए देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी कीड़ा जागा और वह धीरे धीरे नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरी। रिद्धिमा चुपचाप जाकर कबीर के पीछे खड़ी हो गई। कबीर अपने काम में इस कदर खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रिद्धिमा उसके पीछे आकर खड़ी हो गई है। तभी रिद्धिमा एकदम से उसे डरा दिया। रिद्धिमा के ऐसा करते ही कबीर अपनी जगह से उछल पड़ा और उसका लैपटॉप भी उछलकर जमीन पर जा गिरा। कबीर ने झट से अपना लैपटॉप उठाया और उसे टेबल पर रखकर झट से उठ खड़ा हुआ और रिद्धिमा पर चिल्लाकर बोला, ये क्या बदतमीजी है रिद्धिमा? पागल तो नहीं हो गई हो? डॉक्टर बनने वाली हो और हरकतें छोटे बच्चों की तरह है तुम्हारी। रिद्धिमा अपना पेट पकड़े जोर जोर से हंसे जा रही थी और हंसते हुए ही बोली, आपको डराना कितना आसान है मिस्टर कपूर, आप तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह डर गए। कबीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से रिद्धिमा की तरफ देखा तो रिद्धिमा डरकर दूर होने की बजाय उसके करीब आकर उनके गले में अपनी बाहें डालकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रिद्धिमा बड़ी ही मधोशी भरी आवाज में कबीर के कान में बोली, मैं कोई भूत नहीं हूँ मिस्टर कपूर, जो आप इतनी आसानी से डर गए। मैं तो आपकी वाइफ हूँ। कबीर उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए बोला, मैं कोई डरा नहीं था। रिद्धिमा अपनी हंसी दबाते हुए बोली, झूठ मत बोलिए, आप सच में डर गए थे। फिर वो जाने के लिए मुड़ा तो लेकिन वहाँ से जा नहीं पाया क्योंकि रिद्धिमा ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। रिद्धिमा के द्वारा इस तरह से अपना हाथ पकड़े जाने पर वह रिद्धिमा की तरफ मुड़ा। रिद्धिमा बोली, मुझे लगता है कि हमें आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। कबीर अपने कंधे उचकाते हुए बोला, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। रिद्धिमा उसका हाथ वैसे ही पकड़े हुए बोली, अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो यह आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। ये कहकर उसने उसका हाथ खींचकर उसे जबरदस्ती सोफे पर बिठा दिया और खुद आराम से जाकर उसकी गोद में बैठ गई। कबीर उसकी इस हरकत पर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो मिसेस कपूर? यह तुम्हारा बेडरूम नहीं है। रिद्धिमा अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं।
कबीर उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला, मिसेस कपूर, ये जगह तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है, तुम सोफे पर भी बैठ सकती हो। रिद्धिमा मुस्कुराई और अपनी बाहें उसके गले में डालकर बोली, क्यों बैठ जाऊं मैं सोफे पर, मुझे तो यहीं तुम्हारी गोद में बैठना है और मुझे यहीं पर आराम मिल रहा है। रिद्धिमा के ऐसा कहने पर कबीर ने उसे एक टफ लुक दिया तो रिद्धिमा उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए बोली, देखो कबीर, मैं मानती हूँ कि मैं पहले तुम्हें पसंद नहीं करती थी और मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह थी और वो ये कि मैं यह शादी करना ही नहीं चाहती थी। मेरी जिंदगी में अचानक से ही सब कुछ बदल गया, जिसे एक्सपेक्ट करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। बस यही सब वजह थी मेरे उस बिहेवियर की, लेकिन मैं अब हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, हमारी शादी को एक मौका देना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मेरा फैसला गलत नहीं है। तुम भी मुझे इस फैसले में सपोर्ट करोगे? कबीर गुस्से से भरी आवाज में बोला, हो गया या कुछ और भी बाकी है? तुम्हारा ड्रामा पूरा हो गया हो तो अब उठो यहाँ से। रिद्धिमा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कबीर, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच में हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। ओह सीरियसली? उसकी तरफ देखकर कबीर ने उसे उसकी कमर से पकड़कर खींचा और अपने बेहद करीब करके बोला, तुम सच में हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो? कबीर से इतनी ज्यादा करीबी की वजह से रिद्धिमा घबरा गई और वह टूटे शब्दों में बोली, हाँ। उसके और कबीर के होठों में अब बस कुछ 1 इंच का ही फासला था। कबीर ने उसके और करीब आकर एक बार फिर बहुत ही धीमी और मधोशी भरी आवाज में उससे पूछा, तुम सच में श्योर हो ना हमारे रिश्ते को लेकर? अपनी कही हुई बात को लेकर एक बार फिर सोच लो मिसेस कपूर, तुम्हें मैं एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हारे फैसले पर गौर करने के लिए। इसके बाद में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। रिद्धिमा फिर से पूरे आत्मविश्वास से बोली, मैंने कुछ सोचकर ही तुम्हें यह सब कहा है। रिद्धिमा के यह कहते ही कबीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और उसने झट से अपनी पोजीशन चेंज की और उसे खींचकर काउच पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। रिद्धिमा हकलाते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो कबीर? कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर करके कसकर पकड़ लिया और उसके ऊपर झुकते हुए धीरे से बोला, लगता है तुम भूल गई मिसेस कपूर कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो, तो मैं भी बस तुम पर अपना पति होने का हक जता रहा हूँ। यह सुनकर रिद्धिमा का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, वो उसे छूटने की कोशिश करने लगी तो कबीर उसके कान को अपने होंठ से छुआते हुए बोला, कोशिश करना बेकार है मिसेस कपूर, तुम चाह कर भी मेरी पकड़ से छूट नहीं पाओगी। कबीर ने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा था और अपने दूसरे हाथों से उसके साड़ी के पिन खोलकर उसका आंचल को उसके सामने से हटाकर नीचे गिरा दिया और उसके दोनों गालों को चूम लिया। उसके होंठ उसके गालों से होते हुए उसकी गर्दन की तरफ जा रहे थे। वह उसके परफ्यूम की खुशबू से मदहोश होता जा रहा था। रिद्धिमा उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले ही उसके होठ कबीर के होठों से बंद हो चुके थे। वो बस किसी भी तरह से उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी। उसने उसे धक्का देने का भी सोचा, लेकिन उसके पैर भी कबीर के पैरों से जकड़े हुए थे। वो चाह कर भी उससे छूट नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आंसू की एक बूंद की आंखों से बह निकली। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की
वो समझ चुकी थी कि जबरदस्ती वह खुद को कबीर से नहीं छुड़ा सकती और अब खुद भी कबीर का साथ देने लगी। जब कबीर ने ये महसूस किया कि रिद्धिमा भी उसका साथ दे रही है तो रिद्धिमा पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। कुछ देर किस करने के बाद कबीर रिद्धिमा से तो अलग हुआ, लेकिन फिर उसके होंठ उसकी गर्दन से होते हुए उसके शरीर पर चलने लगे। रिद्धिमा ने कबीर को झट से हल्का सा धक्का दिया और खुद उससे दूर होकर बैठकर अपनी उखड़ती सांसों को ठीक करने लगी। उसका दिल किसी अनहोनी होने की आशंका से बैठा जा रहा था। उसकी धड़कनों की रफ्तार तो बुलेट ट्रेन से भी तेज थी। उसकी सांसें अटक गई थी, दिल मुको आ रहा था। अभी तो वह अपनी सांसों को ठीक से व्यवस्थित कर भी नहीं पाई थी कि उसके खुद के हाथ उसकी साड़ी पर कस गए, क्योंकि कबीर के हाथ उसकी खुली पीठ पर घूम रहे थे। रिद्धिमा मन ही मन उस मनहूस घड़ी को याद करने लगी जब उसके दिमाग में आज साड़ी पहनने का ख्याल आया था। बैकलेस ब्लाउज की वजह से आज रिद्धिमा के कमर पूरी ही खुली थी, जिसे देखकर कबीर भी अपने काबू में नहीं था। अब रिद्धिमा कबीर के होठों का स्पर्श अपनी कमर पर महसूस कर पा रही थी। कबीर ने रिद्धिमा के सारे बालों को उसके कंधे के एक तरफ आगे की तरफ कर दिया और उसकी कमर को फिर से चूमने लगा। फिर उसने उसके ब्लाउज की डोरी भी खोल दी। उसके ऐसा करते ही रिद्धिमा ने कबीर का हाथ पकड़ लिया और वो बड़ी ही रिक्वेस्ट भरी आवाज में बोली, कबीर प्लीज बस करो। उसके ऐसा कहते ही कबीर भी रुक गया, लेकिन उसने फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे रिद्धिमा की कमर उसकी चौड़ी छाती से जा टकराई और उसके कानों में धीरे से बोला, लेकिन क्यों मिसेस कपूर, जो तुम चाहती थी मैं वही तो कर रहा हूँ, फिर अब मना क्यों कर रही हो? क्या मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं आया? रिद्धिमा उसकी तरफ मुड़ते हुए उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, ऐसा नहीं है कबीर, लेकिन इस सब के लिए ना तो ये टाइम सही है और ना ही यह जगह। क्या हम यह सब बाद में नहीं कर सकते? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं है। तो किस चीज का मन है तुम्हारा? मुझे अभी बाहर जाना है। मैंने तुमसे सुबह भी कहा था कि मेरा बाहर जाने का मन है, तो क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले? कबीर उसे मना करने ही वाला होता है कि लेकिन रिद्धिमा फिर से नौटंकी करना शुरू कर देती है। प्लीज कबीर, अब मना करने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पास इतना भी काम नहीं है। जब तुम्हारे पास इस सब के लिए टाइम है तो मुझे बाहर घुमाने के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। कबीर ने फिर से कुछ कहना चाहा तो रिद्धिमा उसे बीच में ही रोक कर बोली, प्लीज कबीर, मना मत करना। ठीक है, लेकिन यह तो बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? रिद्धिमा खड़े होकर बोली, बताती हूँ, लेकिन पहले जाकर तुम रेडी तो हो जाओ। मैं तो रेडी हूँ, बस अपने बाल थोड़े से ठीक करने हैं। कबीर रिद्धिमा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, ऐसे जाओगी? रिद्धिमा उसकी नजरों का पीछा करते हुए खुद की तरफ देखती है तो उसे ध्यान आता है कि उसकी साड़ी का पल्ला तो नीचे गिरा हुआ था। वह झट से उसे उठाकर अपने कंधों पर डाल लेती है और कहती है, ठीक है, ऐसे मत घूरो, मैं भी जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, लेकिन पहले तुम जाकर तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारा मूड फिर दोबारा से बदल गया तो। कबीर हाँ में सिर हिलाता है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। रिद्धिमा नीचे खड़े हुई थी, उसे ऊपर जाते हुए देखती रहती है और बोलती है, मिस्टर कबीर कपूर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जितना ज्यादा तुम्हारे बारे में जानती जा रही हूँ उतनी ही ज्यादा मुझे तुमसे नफरत होती जा रही है। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, लेकिन फिर वह अपने आंसू पोंछकर अपने चेहरे पर एक नकली झूठी हंसी चिपकाकर फिर से ऊपर की तरफ चल दी। उधर कबीर सीढ़ियां चढ़ते हुए मन ही मन बोला,
तुम मुझे जितना बेवकूफ समझ रही हो, मैं इतना बेवकूफ हूँ नहीं रिद्धिमा। मैं तुम्हारी सब चाल अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन अभी पूरे सच से दूर हूँ। जिस दिन वो मेरे सामने आ गया, उस दिन तो मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा।